पाकिस्तान का, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे उसामा और हुमा। उसामा और हुमा, कैसे हैं आप और क्या होगा आपके प्रोग्राम में आज? अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा। एक बात तो यह है कि आज हुमा नहीं है, इस पर आप भी परेशान होंगी और यकीनन देखने वाले भी। हमारी टीम भी थोड़ी उदास है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सूना सूना सा लग रहा है, थोड़ा खामोश। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और चूंकि हम आपको पता है इस शो की जान है, तो इसलिए पूरी टीम को बहुत मिस कर रही है और हम दुआ गो हैं कि वो जल्द सही ठीक हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं और पीर को हमें जरूर इंशाल्लाह वो ज्वाइन करें। और उनका वो गला चूंकि खराब है तो इस वजह से वो आज नहीं आ सकें। बहरहाल ये थोड़ी आपने अच्छी खबर बता दी है कि तीसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया न्यूजीलैंड का, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगा इस मैच में। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हमने जो अदालत में हुआ है कल, उस पर भी बात करनी है। तरीके इंसाफ के पास अब कोई हरबा रह गया है या नहीं, इस पर भी बात होगी। हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है हमारे पास है, लेकिन अभी शामिल करें हम टॉप स्टोरीज। इल्जामात लगाना ही नहीं, साबित भी खुद करना होंगे। पनामा लीक्स में केस में तरीके इंसाफ पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अदालत के अंदर और बाहर पार्टी मुश्किलात का शिकार नजर आती है। क़यादत के लिए अहम लेकिन मोहतात फैसलों का वक्त आ गया। इंतखाबी अखराजात हद से ज्यादा करने वाले का इलेक्शन कालअदम करार दिया जाएगा। निजी मीडिया पर सियासी इश्तिहारात नहीं चलेंगे। 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ कराने के लिए इलेक्शन कमीशन इनकलाबी फैसले कर रहा है। खरीदार भी बहुत और माल भी, रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं। कराची मनशियात फरोशों के लिए जन्नत बन चुका है। परेशान कुन सूरत हाल फौरी एक्शन का तकाजा कर रही है। और आज जो पहली खबर हम शामिल कर रहे हैं, एक अफसोसनाक खबर है। एक सीनियर सियासी रहनुमा हमें नहीं रहे। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाजी मोहम्मद अदील वफात पा गए हैं। अहले खाना के मुताबिक हाजी मोहम्मद अदील गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। हाजी अदील की नमाज जनाजा आज शाम 4:15 बजे जिना पार्क पेशावर में अदा की जाएगी। हाजी मोहम्मद अदील 2009 से 2015 तक सेनेटर रहे और 1997 से 1999 तक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी रहे। 1990, 93 और 97 में भी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हुए। 93 में खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना के तौर पर खिदमात भी अंजाम दी। हाजी मोहम्मद अदील ANP के कायम मकाम मरकजी सदर और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। और मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि बड़े ही जबरदस्त इंसान थे और जो बात दिल में होती थी वही बात वो करते थे। कई जगहों पर, कई फंक्शंस पर उनसे मुलाकात रही, शादी भी उनसे मुलाकात हुई, बड़ी लंबी उनके साथ सेटिंग रही और बड़ी मजेदार आदमी थे। बहुत ही, ये भी आप उनके घर के मनाजिर देख रहे हैं और उनके घर पार्टी रहनुमाओं के आने का सिलसिला जारी है। एक बड़ी सियासी शख्सियत से सीनियर रहनुमा थे अवामी नेशनल पार्टी के, और अवामी नेशनल पार्टी के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा खला है। और मैं उनसे जिस मौजू पर भी बात करता था वो एक बड़ा तजर्बा था उनका, पूरी उनकी नजर थी सियासत पर। और फिर काफी अरसे से वो कुछ ठीक नहीं थी उनकी तबीयत और अब वो इंतकाल कर गए। आज शाम 4:15 बजे उनकी नमाज जनाजा है पेशावर में। और हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो काफी दिन से है और उसमें मोड़ तो आ रहे हैं लेकिन फिर समझ भी नहीं आ रही कि क्या होगा। साबित करें कि लंदन में फ्लैट्स काले धन से खरीदे गए। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद तहरीक इंसाफ के कोर्ट में डाल दी। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच पनामा लीक्स पर दरखास्तों की समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने वजीर आजम की तकरीरों के मतन पढ़कर सुनाए तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप साबित करें कि वज़ीर आज़म ने लंदन में ब्लैक मनी के जरिए फ्लैट्स खरीदे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप तकरीर पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा? अगर बयानात से तसल्ली हो गई होती तो आप यहां खड़े नहीं होते। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केस आगे ना चले। साबित करें कि वज़ीर आज़म के बच्चों का दावा झूठा है। इनका मौक़िफ़ साबित हो गया तो आपका दावा फारिग हो जाएगा। जजों के रिमार्क्स अपनी जगह, तहरीके इंसाफ के सरबराह कह चुके हैं कि इल्जामात साबित करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप हैरान होंगे, हम बहुत मुतमईन हैं। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है। अब वकील कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना है। जो मेफेयर की प्रॉपर्टीज है उसमें बड़े तजाद हैं और बच्चों के भी हैं, इनके भी हैं। तो असल तो केस वो है
और वो तो भी और कप्तान के साथ ही शेख रशीद भी कुछ इसी तरह के दावे करते रहे हैं। केस जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया, ट्रिपल एस केस है, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। 10 दिन ऊपर गया और 10 दिन नीचे गया। कौम की ये ख्वाहिश है कि ये फैसला जल्द अज जल्द हो। इंशाअल्लाह इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, सबूत भी यहीं से निकलेंगे और सियासी ताबूत भी यहीं से निकलेगा। तहरीक इंसाफ के दावे अपनी जगह, लेकिन अब तक की अदालती कार्रवाई बताती है कि इल्जामात साबित करने का बोझ अभी तक इसी के कंधों पर है। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के वकला पर दबाव बढ़ रहा है। यहां तक कि पीटीआई के अपने लोग भी वकला की परफॉर्मेंस पर खुश नहीं, यहां तक कि वकला तब्दील करने की भी बातें हो रही हैं। तो क्या सारा कसूर वकला का है? वकील कर क्या सकते हैं? क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं जो वो पेश करके साबित कर सकें कि वजीर आजम को नाअहल करना चाहिए? टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अली जफर एडवोकेट, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अली जफर साहब, अब अदालत में जो कुछ हो रहा है ऐसे लग रहा है कि इस तो किसी तरफ नहीं जा रहा। शरीफ खानदान और तहरीक इंसाफ की जानिब से शवाहिद तो जमा कराए जा चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि अदालत तफ्तीश के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर सकेगी? जी देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों साइड ने अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके पास अवेलेबल वो डाल दिया है। लेकिन जब आप उनको एनालाइज करें डॉक्यूमेंट्स को, तो पीटीआई की तरफ से तो सिर्फ किताबों की फोटो कॉपीज कर दी गई हैं और कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स डाल दी गई हैं। और जो लेटर आया है नवाज शरीफ साहब की टीम की तरफ से और उनके बच्चों की लीगल टीम की तरफ से, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सवालात ज्यादा उठते हैं। क्योंकि जब आप उसको कंपेयर करें डॉक्यूमेंट को और जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं अखबारों में भी और पार्लियामेंट में भी जो स्टेटमेंट दी गई है और नेशनल टीवी पे भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो सब से ये जाहिर होता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। दोनों साइड मेरा ख्याल है सेटिस्फाई नहीं कर सकी अपना अपना जो बर्डन था। इसलिए मुझे लगता ये है कि सिर्फ एक ही अब चारा होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो ये है कि कमीशन बना के तो उसको कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट करें और हकायक तक पहुंचे। यानी कमीशन अब देखे कि हकायक क्या है, क्योंकि अब ये भी कहा गया है अदालत की तरफ से कि सारी जिम्मेदारी जो लोग दरखास्त लेकर आए हैं उन पर है कि वो साबित करें कि काले धन से फ्लैट खरीदे गए। ऐसा ही है? ऑब्जर्वेशंस को आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये एक सवाल उठाया गया था कोर्ट की तरफ से या जज की तरफ से, लेकिन वो चूंकि जजमेंट में नहीं आया इसलिए वो अभी तक कानून नहीं बना। इसमें बर्डन चूंकि एक साइड डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रही, दूसरी साइड के पास डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कमीशन को ही अपना इख्तियार होना चाहिए और इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली खुद ही तहकीकात करें और डॉक्यूमेंट्स। और अदालत का ये फैसला कि वो माजी के मामला नहीं देखेगी और सिर्फ मौजूदा इल्जाम का खोज लगाएगी, क्या इस तरह मामला सुलझ सकता है? प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह उसको, चाहे वो 20 साल पहले ली गई हो या 25 साल पहले ली गई हो या 2006 में ली गई हो, सवाल पैदा यही होता है कि वो उसके पैसे कहाँ से आए और क्या वो पैसे डिस्क्लोज थे पाकिस्तान में, वो टैक्स रिटर्न में फाइल हुए थे, उसका कहीं प्रूफ है कि पाकिस्तान से पैसे निकले या बाहर भी अगर आए तो उनको यहाँ डिक्लेयर किया गया। ये सारे जो इश्यूज हैं ये तो टाइम बाउंड नहीं है, इनका कोई वक्त के साथ मेरा ख्याल है ताल्लुक नहीं है, इनका तो एक्चुअल हकायक चाहे वो जितनी मर्जी स्टोरी पुरानी हो उसको पूरा ट्रेस करना पड़ेगा। तो वो मेरा ख्याल है टाइम बाउंड नहीं होगा, वो उसके लिए पूरी तरह जितनी पीछे जाए। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि कमीशन के पास मामला जा सकता है क्योंकि लग ऐसा रहा है जो अब तक सबूत या मुबैना सबूत पेश किए गए हैं अदालत में वो तो बिल्कुल नाकाफी हैं। कोई सबूत ऐसे हैं ही नहीं जो साबित कर सकें काला धन था जिसकी वजह से ये फ्लैट खरीदे गए, जिन पैसों से खरीदे गए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और इसी तरह के रिमार्क्स जज साहिबान की तरफ से भी आ रहे हैं। अब कई सवाल उठते हैं कि आगे चल के तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि
लोग परेशान हैं, तहरीक इंसाफ के अपने लोग सोच रहे हैं कि वकला को तब्दील किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन रहनुमा ये भी कह रहे हैं, वकला रहनुमा सीनियर वकील ये कह रहे हैं, जिस तरह अभी आपने सुना भी अली जफर साहब जैसे वकला ये कह रहे हैं कि ऐसे सबूत ही नहीं है, वकला क्या करें, क्या चीज जाकर पेश करें। लगता है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा इस पर काम ही नहीं किया कि पहले सबूत इकट्ठे किए जाते और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता। पहले अब दरखास्त ले गए हैं और उसके बाद अब उनके पास सबूत नाकाफी नजर आ रहे हैं, बल्कि सिरे से ऐसे लग रहा है कि सबूत ही नहीं है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रही है और पूछ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालत अब कमीशन बनाएगी, क्या वो ये समझती है कि अब कमीशन बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि कमीशन बनेगा तो ही शायद तहकीकात और हो सके। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे इस्लामाबाद से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जब ये समाअत होती है, हम कह रहे हैं कोई बड़ी खबर सामने आएगी, बड़ा अहम है, सबकी नजरें लगी हुई हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है, अजीबो गरीब, यानी सब लोग यही बिल्कुल जो चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट है, सबके चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट आती है, तंजिया मुस्कुराहट कि क्या हो रहा है अदालत में, कोई सबूत ही नहीं था तो फिर क्या लेने गए। देखिए उसामा, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पिटीशन के अंदर जो इल्जामात आयद किए हैं उसके लिए उसके पास सपोर्टिंग एविडेंस का होना जरूरी है। कम से कम प्राइमा फेशी वो अपना केस तो बना सकें, अगर पूरी तरह साबित नहीं कर सकते तो कहीं तो कुछ वो कर सकें। इस हवाले से जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज जो अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर सवालों से जो लाठीचार्ज किया है उसके बाद वो उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना केस जो है उसको मेड आउट कर सकते। सिद्दीकी साहब, आपने जो लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया ना, इससे मुझे अब ये सवाल जहन में आ रहा है कि अब मोराल क्या है। आप देखते हैं रहनुमा आ रहे हैं, इमरान खान साहब जब आते हैं तो उनको क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये बाकी 1 महीने के अंदर फैसला ऐसा आ जाएगा जो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स हो। देखिए इस पे उसामा, इमरान खान साहब क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये तो जाहिर है जब आप एक फरीक अदालत के अंदर जाते हैं मुकदमा लेकर के तो फिर उसका कोई नतीजा निकलता है, या आप हारते हैं या फिर आप जीतते हैं। और जीतते आप उसी सूरत में हैं जब आप जो है वो ठोस शवाहिद और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जाएं। अब देखें कि जो हुसैन, हसन, मरियम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस दाखिल किया गया है, कानून में जो है वो वकला का तरीकाकार तो यही होता है कि वो मुखालिफ फरीक का जो डिफेंस है उसको पहले डिमोलिश करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस डिफेंस को डिमोलिश करने के लिए कोई ऐसी शऊरी कोशिश नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ जो जिन चीजों के ऊपर रिलाय किया जा रहा है, ये बड़ी मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज बात यह है कि वो ऐसी दस्तावेजात हैं जो या तो पहले अदालतों के अंदर एडजुडिकेट हो चुकी हुई हैं, या अब जैसे कल जो है नईम बुखारी साहब ने जफर अली शाह केस के हवाले के ऊपर रिलाय करने की कोशिश की। और हैरत की बात है कि वो जो जफर अली शाह केस के अंदर उस वक्त के अटॉर्नी जनरल की सबमिशंस थी उनको उनके हवाले से वो ऐसा जाहिर किया कि शायद ये अदालती फैसला है। मतलब जफर अली शाह केस जो कि कलअदम करार दिया जा चुका है, उसकी कोई कानूनी इस वक्त हैसियत नहीं है, उसको आप उसके ऊपर बेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अदालत सवाल पूछ रही है, सबसे बुनियादी सवाल अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब वो ये आ रहा है कि अदालत कह रही है साबित करें कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, काला धन था जो मुल्क से बाहर गलत तरीके से ले जाया गया, उससे फ्लैट खरीदे गए। बड़ा सिंपल सादा सा सवाल है। तो दूसरी तरफ से तकरीरें हो रही हैं, कोई सबूत है ही नहीं। बिल्कुल, वो उसमें जो है हामिद खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीरें जो है वो 1.5 घंटा तक वो तकरीर जो है वो पढ़ी, और फिर अदालत ने भी ये कहा कि आपने सिर्फ महज तकरीर पढ़ी है, कौम से खिताब किया, हमसे तो खिताब ही नहीं किया। अब उसमें प्राइमा फेशी वो अपना ये केस साबित नहीं कर सके कि ये जो पैसा है ये लॉन्डर्ड मनी है या काला धन है जो कि मुल्क से बाहर गया, या यहाँ के पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइम था उसका प्रोसीड है जो वहां पे इन्वेस्ट हुआ। इस हवाले से कुछ नहीं। हालांकि जो जस्टिस अजमत सईद शेख हैं उन्होंने इशारा भी किया कि आपकी ही दस्तावेजात के अंदर जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुई थी तो SCCP ने उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी। एक वो डॉक्यूमेंट है, अपना वो डॉक्यूमेंट ही आप पढ़िए। लेकिन शायद अभी क्योंकि मैं आप ये कह सकते हैं उनको शक का फायदा दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि अभी इब्तदा थी, अब शायद 15 दिन का जो है जो वक्त मिला है उनको, उसके बाद उनके पास इतनी
चीजें होंगी कि वो चलें देखते हैं। अब कम से कम अपने ही लगाए गए शवाहिद पढ़ लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हकीम सिद्दीकी साहब। तो बड़ा जरूरी है कि अब इस चीज को देखा जाए, ध्यान किया जाए कि अदालत में जब आप गए हैं तो आप सोच समझ के जाएं, क्या आपके पास सबूत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वज़ीर-ए-आज़म को हर सूरत नाहल मेरी कोई ख्वाहिश है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह की अब तक कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ की कोई खास तैयारी नजर नहीं आ रही। और कुछ दिन पहले हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे ना कि सख्ते में आदमी आ जाता है, तो बाज़ औक़ात इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के बयान आते हैं कि वाकई आदमी सख्ते में आ जाता है। और ऐसा ही कुछ मैनिकिन चैलेंज आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है और ये पूरी दुनिया भर में अब इसका जादू चल रहा है, सड़ चढ़ कर बोल रहा है। और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने भी इस पर हाथ आजमाया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह इंग्लैंड की विमेन टीम जो है वो किस तरह मैनिकिन चैलेंज कबूल किया है इसने। अच्छा मैंने तो सोचा हुआ है कि ये करना है मैंने अपनी फैमिली के साथ, एकदम सारे जहां हैं वहां करें। हमने इसकी थोड़ी सी अपनी टीम में प्रैक्टिस भी की है और हुमा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने सारी टीम को मोटिवेट किया, लेकिन आज वो खुद अब बीमार हो गई हैं। इसके साथ साथ कुछ जिम्नास्ट ग्रुप्स ने भी मैनिकिन चैलेंज कबूल किया है, वो भी जरा देख लें आप। जिम्नास्ट वाला मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मुश्किल था, उसी पोजीशन में उसी पोज में इतनी देर रुके रहना, ये जिम्नास्ट ही कर सकते और कोई नहीं। हम तो यहाँ बैठे बैठे सिर्फ थोड़ी देर ऐसे करना पड़ जाए तो इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा और तो और अब जानवरों से भी ये काम कराया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि किस तरह इंसान कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, तो जानवरों से किस तरह कराया जा रहा है आप सोच रहे हैं, तो वो भी देखिए आप। जैसे भी है बहुत बड़ी बात है। चले इंसान तो है ही, वो कर रहे हैं खुद अपनी मर्जी से, लेकिन इस तरह से इसको एक कुत्ते को पूरा ट्रेन करना कि जहां पर है वो वहीं रुक जाए तो बड़ी बात है। इसको तो मैनिकिन की कोई शील्ड मिलनी चाहिए, मैनिकिन चैंपियनशिप का अगर कोई नाम होता तो इसको जाना चाहिए था। ये कमाल है। तो अब हर कोई ये कर रहा है और आप भी अपनी फैमिली के साथ ट्राई करें और आप हमें इस पर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है ना, ट्विटर पे और फेसबुक पे, तो हम भी वो देखेंगे कि किस तरह आपने मैनिकिन चैलेंज कबूल किया है। अच्छा आज एक और अहम बात हमने करनी है, जिस तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में एक नगमगी और तरन्नुम पाया जाता है, फैज साहब का शुमार भी इसी पाए के शायरों में होता है। 20 नवंबर को उनकी 31वीं बरसी मनाई जा रही है। चूंकि उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं होगा इतवार को, लिहाजा हम आज ही इन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। इकबाल के बाद जो दूसरा शायर उर्दू अदब के उफक पर सितारा बन के चमका
वो फैज अहमद फैज था। सियालकोट की खुशकिस्मती कि दोनों एक ही शहर में पैदा हुए। 10वीं जमात में शायरी की तरफ रागिब हुए। दौरे तालिब इल्मी में ही फैज कम्युनिस्ट नजरियात से मुतासिर हुए और फिर उनकी पूरी शायरी इश्तिराकी रंग में ढल गई। एक तकरीब में एलिस जॉर्ज से मुलाकात जिंदगी भर की रफाकत में तब्दील हो गई। एलिस का इस्लामी नाम कुलसूम रखा गया। दस्त सबा का इंतसाब उन्हीं के नाम पर है। सज्जाद जहीर और दीगर रफका के साथ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक की बुनियाद डाली। अलीगढ़ में अंग्रेजी व बरतानवी अदब के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की और फिर हैले कॉलेज लाहौर में पढ़ाते रहे। इश्तराकी नजरियात वाले फैज ने बरतानवी साम्राज्य फौज में शमूलियत इख्तियार की। कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए तो सीधा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की दाग बेल्ट डालने वालों में अपना नाम लिखवाया। पार्टी पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी और जेल पहुंच गए। रूस में जलावतनी भी काटी। सहाफत की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तान टाइम्स, हमरोज, लेलो नहार के मुदीर रहे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, गालिब लाइब्रेरी कराची, आर्ट्स काउंसिल कराची, माहीगीरों की सोसाइटी के कयाम में पेश रहे। पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज की मजदूर यूनियंस की रहनुमाई का एहसास भी हासिल रहा। फलस्तीन के मुजाहिदीन हो या क़याम पाकिस्तान के दौरान मारे जाने वाले आम इंसान या फिर साने मशरकी पाकिस्तान की जद में आए हुए मजलूम लोग, सबके लिए फैज का दिल मचलता था। कैसी कैसी खूबसूरत तस्वीरें। फैज साहब का कलाम उन्हीं की आवाज में भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रोग्राम में आगे चल के सुनवाएं, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त है, थोड़ी देर में मिलते हैं। मनशियात का इस्तेमाल या नशा, ये एक ऐसी लानत है जिसने बेशुमार खानदान तबाह किए, बहुत सी जिंदगियां तबाह की। जियो पाकिस्तान में हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। कराची की एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसके अदाद-ओ-शुमार हम आपके सामने रख रहे हैं। तादाद की बात करें तो 2010 से 2016 के दरमियान 8109 अफराद लाए गए इस सेंटर में, और इलाके किन इलाकों से इनका ताल्लुक था? लियारी में 1293 अफराद थे जिनका ताल्लुक लियारी से था, और इसी तरह फिर बल्दिया, किमाड़ी और दीगर इलाके हैं जहां से इन लोगों का ताल्लुक था। इसके बाद उम्र इन लोगों की जानना यह भी बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा 20 से 29 साल की उम्र के 56% लोग थे जो कि नशे के आदी पाए गए। इसके बाद 30 से 39 साल में भी बहुत ज्यादा तादाद थी। 14 से 19 साल का आप देख रहे हैं 12%, 40 से 49 6%, और 50 साल से ज्यादा 2% थे। इसके बाद किस्में जानना जरूरी है। बेशुमार किस्में हैं नशे की। अफसोसनाक बात है, हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे थे 49% लोग, और इसके बाद सिंथेटिक ड्रग्स 12% लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे। इफ्यून 7%, और इसी तरह से भंग 11%, क्रिस्टल मैथ इस्तेमाल करते हैं, और दीगर नशावर चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। एग्जाम के बाद हम तालीम दिखाना चाह रहे हैं, इन लोगों की तालीमी काबिलियत क्या थी। तो 52% लोगों ने कोई तालीम नहीं हासिल की हुई थी। ये एक बहुत अहम बात है। नाखानदा थे 52% लोग, फिर 15% प्राइमरी, इस तरह 13% मिडल, 16% मैट्रिक, 3% FA, और ग्रेजुएट की तादाद भी आपके सामने है। वजूहात क्या हैं, लोग नशा क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा लोगों ने कहा 52% लोगों ने कि दोस्तों के कहने पर हमने नशा शुरू किया। इसके बाद तफरीह के लिए 18%, फिर 11% मायूसी की वजह से, 9% तजस्सुस, 6% जाती तस्कीन, और 4% ने कहा कि दीगर वजूहात की बिना पर हमने नशा करना शुरू किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्यों लोग नशा कर रहे हैं। और इसके बाद तलहा हाशमी से जाके इस बारे में बात करना चाहूंगा कि हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है। और सबसे अहम चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि देखें, एक तो बुरी सोबत से बचना चाहिए, तालीम की कमी जो है वो भी इस तरफ लेके जाती है, मायूसी भी लेकर जाती है, गुर्बत भी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तलहा हाशमी हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और क्राइम की बीट करते हैं। तलहा, अब इस पर हमने बड़ी तफसील से बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के सरबराह कर्नल माजिद शिराजी ने जो कहा है कि उनका सेंटर मनशियात के आदी अफराद के इलाज में कई सालों से काम कर रहा है और हजारों अफराद का इलाज किया जा चुका है, उन्होंने क्या बातें कही हैं वो जरा पहले देख लें। जो एज लिमिट है वो है 16 साल से लेके 60 साल तक, मेल फैसिलिटी, जिसमें अभी तक जो है हम 18,000 से ज़्यादा लोगों को हमने अपनी आउटरीच सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसमें से तकरीबन 8,000 के करीब लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनका कंप्लीट डाटा हमारे पास मौजूद है, और तकरीबन 3,500 लोगों को हम अभी तक डिटॉक्सिफाई और रिहेबिलिटेट कर चुके हैं।
तलाश में हमारे साथ हैं। तला, क्या वजह है इतनी आसानी से मनशियात क्यों मिल जाती हैं? कितने लोग इसके आदी अफराद हैं और फिर रिहेबिलिटेशन में जाना पड़ता है इतनी मुश्किलात में? सामा देखिए, जो मनशियात का माफिया है दुनिया भर में सबसे ताकतवर तरीन माफिया तस्वुर किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि इसमें जो पैसा है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की फरावानी है। और पाकिस्तान में ही नहीं, कराची में ही नहीं, दुनिया भर में आप कहीं पर भी जाएं, आपको चाहे वो कोई भी मुल्क हो, मनशियात आपको बआसानी मिल जाती है। थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, जो मनशियात के आदी अफराद होते हैं इस लानत के लिए थोड़ा सा तरद्दुद ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको मिल जाती है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी ऐसे कई मकामात हैं जहाँ पर लोगों को बआसानी मिल जाती है, और 3 सबसे बड़े अड्डे हैं इस वक्त कराची में। एक जो सबसे बड़ा अड्डा है वो PIB कॉलोनी का है, और रिपोर्टेडली वहाँ पर एक वक्त में जो नशा करने वाले अफराद की तादाद होती है वो 1000 से 1200 अफराद तक है, और वो PIB में कई दफ़ा वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो अड्डा ख़त्म नहीं किया जा सका। दरवेश का अड्डा वो कहलाता है। इसके अलावा मंगो पीर में मनशियात का एक बहुत बड़ा अड्डा है, उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। इत्तेहाद टाउन में एक अड्डा है, वहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सका। इसके अलावा जो मनशियात सप्लाई करने वाले ग्रुप्स हैं, अभी कल ही वहाँ पे एक महमूदाबाद में कार्रवाई की गई, तो एक ऐसे मुलजिम को पकड़ा गया जो कि हॉट पॉट में रख के चर्च बेच रहा था। अगर एक आम आदमी इत्तला पर कार्रवाई नहीं की जाती तो किसी को नहीं पता होता कि उस हॉट पॉट में क्या है, खाना है क्या है। तो डिफरेंट तरीके ये अडॉप्ट करते रहते हैं इसके लिए, मनशियात की स्मगलिंग के लिए भी। और अगर हमने मनशियात की लानत से छुटकारा हासिल करना है तो क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने उन अफराद को पीछे लाना पड़ेगा जो कि इस लानत में जा चुके हैं, इस दलदल में धंस चुके हैं, और उसके लिए उनके घर वाले सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो उनको उस आदत से निकालने में उसकी मदद करें। इसके बाद जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी होगी। अभी ANF काम कर रही है, दीगर जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। बाद वक़्त हम देखते हैं पकड़ा जाता है, सजाएं होती हैं ऐसे लोगों को जो कारोबार। जी बिल्कुल, मनशियात की पकड़े जाने पे और अगर प्रूव हो जाता है तो उसकी सजाएं बहुत ज्यादा है। मसलन अगर 1 किलो हेरोइन किसी से बरामद हो गई तो वो उसकी जमानत नहीं हो सकती। वो फिर इतनी ज्यादा सप्लाई किधर से आ रही है इन ड्रग्स की अगर सजाएं होती हैं तो? देखिए, यही बात है कि अगर का लफ्ज यूज किया कि अगर वो पकड़ा जाए, अच्छा, तो पकड़े नहीं जाते। जी, ये बहुत मुश्किल होता है इनको पकड़ना, और बहुत हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं शायद इनका खास तवज्जो उस तरफ नहीं है, सिर्फ एंटी नारकोटिक्स तरजीह नहीं है, दीगर वो है, जाहिर तरजीह नहीं है। इतने जराइम इनके सामने है तो वो शायद इसको जुर्म नहीं समझते, दूसरे जुर्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे अहम यह है कि इस लानत से बचा ही जाए। किस तरह महफूज रख सकते हैं नौजवानों को हम? कि मैंने जिस तरह जो आप भी देख रहे थे, हमने जो स्टैट्स दिए हैं उस पर तो लगता है कि नौजवानी में बड़ा खतरा है इस चीज़ का और बुरी सोबत, तो इससे बचना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। देखिए, बिल्कुल हमें बच्चों की सोसाइटीज़ पे सिर्फ इस पे ही नहीं, हर चीज़ पे बच्चों पे नजर रखनी होगी। जो बच्चे स्कूल में हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो टीनेजर हैं, उनको नजर रखनी पड़ेगी। स्कूल से भी लग सकता है? जी बिल्कुल, स्कूल में भी ये लानत जो है, कई स्कूल की नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई स्कूल की रिपोर्ट अभी हालिया दिनों में आई है, और वो उसको रिपोर्ट भी किया गया इंटेलिजेंस इदारों ने कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है, और वो छोटे स्कूल नहीं है, वो अच्छे इलाकों के बड़े स्कूलों में, बड़े तालीमी इदारों में उसका तस्वुर किया जाता है, उसको शुमार किया जाता है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनके दोस्त बने, उनसे बात करें, उनसे पूछें, तमाम चीज़ें उनसे शेयर करें, उनको शऊर दें, उनको आगाही दें, उनको बताएं कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तला हाशमी। बस ये ऐसी लानत बचा जाना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि एक दफ़ा इसमें कोई पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है उसको निकालना। कौमी एहतसाब ब्यूरो खुद अपने इदारे में गैर कानूनी तौर पर तैनात अफसरान को फारिग करे, वरना हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अहम भी है और इसके असरात भी देर पा होंगे। खुद को चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली, जस्टिस अमीन हानी मुस्लिम और जस्टिस रुकनी बैंक ने नैब में गैर कानूनी भर्तियों के खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए इन भर्तियों के खिलाफ अदालत से रुजू करने वाले नैब अफसरों को हिरासा न करने का हुक्म भी दिया। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने दिए कि नैब में लोगों को नवाजने के लिए भर्तियां की जाती हैं। जस्टिस अमीन हानी मुस्लिम ने कहा, नैब इधर उधर से भर्ती किए गए लोग खुद निकाल दे, हमने निकाला तो मराद भी वापस लेंगे। सजा याफ्ता शख्स सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकता। जिस शख्स को फौजी अदालत सजा दे चुकी है वो पब्लिक ऑफिस में कैसे बैठ सकता है? ना है लोगों को 21 ग्रेड में बिठाया है, 19वें ग्रेड वाला 21वें ग्रेड में बैठकर अपने काम से क्या इंसाफ करेगा? 26 अक्टूबर को अदालत चेयरमैन नैब से करप्शन की रकम की रजाकाराना वापसी का इख्तियार वापस लेने का हुक्म जारी
कर चुकी है। फैसले के मुताबिक चेयरमैन नैब ने इस इख्तियार का बेदरीग इस्तेमाल किया, जिससे करप्शन कई गुना बढ़ गई। नैब में गैर कानूनी भर्तियों पर नोटिस 17 अगस्त को, जबकि प्री बार्गेन पर आज खुद नोटिस 8 सितंबर को लिया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक गुमनाम खत में बताया गया कि नैब में खिलाफ ज़ाब्ता ग्रेड 21 और 20 के कुल 32 सीनियर अफसरान में 16 डेपुटेशन पर हैं, जिनकी अक्सरियत इलाकाई दफातर के डीजी और डायरेक्टर्स के तौर पर काम कर रही है। चंद साबिक फौजी अफसरान को 1999 से 2002 तक 3 साल के लिए डेपुटेशन पर नैब में लाया गया और फिर मुस्तकिल कर दिया गया। 27 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने नैब में खिदमत से अंजाम दी। कुछ की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है और कुछ को करप्शन के कई इल्जामात के बावजूद बरतरफ किया गया, ना ही इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। तो ये हाल है इस वक्त नैब का। इसी बारे में हम और बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद, जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं। एजाज, नैब में डेपुटेशन पर कितने एहलकार तैनात हैं और क्या सब अफसरान के जुमरे में आते हैं जितने भी लोग हैं? तकरीबन 15 के करीब जो अफसरान हैं वो डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो कि फौज से आए थे, लेकिन वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर आए थे, जो हमें पता चला है, और वो यहाँ पर जम हो गए। और यही मामला, इसी मामले पे बहुत सारी बात हुई भी। जो अब तादाद है डेपुटेशन पर आए हुए अफराद की, अफसरान की, वो 15 के करीब अफसरान हैं जो कि डेपुटेशन। कब से हैं डेपुटेशन पर लोग, कब से काम कर रहे हैं और क्या मौजूदा चेयरमैन के दौर में आए हैं लोग? जो 15 के करीब अफसरान हैं वो साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर जो अफसरान हैं वो साल 2002 और ऑनवर्ड से यहाँ पर डेपुटेशन पर आकर जम हो गए हुए हैं। जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसकी, उसमें जो मौजूदा चेयरमैन है वो तो जुमरे में नहीं आते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई है कि इन अफसरान के बारे में नैब खुद फैसला करे। तो हमारी इतलात के मुताबिक नैब इस हवाले से एक फैसला कर रही है, और वो ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन हैं नैब के इम्तियाज ताजवर, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर जो मुतलका महकमे हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। तो ये जो कमेटी है ये फैसला करेगी केस टू केस कि इन अफसरान के साथ क्या किया जाए। जो 15 के करीब अफसरान हैं, इनके हर एक के जो क्रेडेंशियल्स हैं, पूरी तफसीलात हैं केस की, वो देखी जाएगी और फिर ये रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद चेयरमैन नैब हतमी फैसला करेंगे। और तो ये की जाएगी। बता दें कि चेयरमैन नैब है कहाँ? जो मौजूदा चेयरमैन है पिछले हफ्ते गए थे चीन के 3 दिन के सरकारी दौरे पर, जो कि एक शेड्यूल्ड और प्लान दौरा था। चेयरमैन नैब 3 दिन का जो दौरा था उसमें उन्होंने चीन के अंदर सी पैक के जो मंसूबे हैं उनमें करप्शन की रोकथाम के हवाले से चीन की जो करप्शन के खात्मे की जो एजेंसी है उसके साथ एक MOU साइन किया, और फिर 3 दिन मुकम्मल होने के बाद वो पाकिस्तान आ गए। उन्होंने 1 रोज पहले भी, 2 रोज पहले भी उन्होंने नैब के अंदर मामूल के मुताबिक इजलास किए, DGs की मीटिंग ली और दीगर जो इजलास हैं वो भी किए। मामूल के मुताबिक वो दफ्तर में आ रहे हैं। और वो एजाज सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और ब्रेक में मैं कोशिश करता हूँ पता करूँ कि हुमा की तबीयत कुछ बेहतर हुई है नहीं। आप ब्रेक लें। कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ खास सुनवाएंगे, तो अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। फैज अहमद फैज को याद कर रहे हो, फैज की शायरी हो और फैज की आवाज हो, बस इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जान शोरीदा काफी नहीं, जान शोरीदा काफी नहीं, तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, आग बरसर चलो, खूब बदामा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकमे शहर भी मजमाए आम भी, हाकमे शहर भी मजमाए आम भी, सुबह नाशाद भी रोजे नाकाम भी, तीरे इल्जाम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, इनका दमसाज अपने सिवा कौन, अपने सिवा कौन है, अपने सिवा कौन, शहर जाना में अब बासफा कौन है।
इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो लगता है, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा। आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो। गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी। क्या बेदम हुए बीमार, दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो, शफा क्यों नहीं देते। बहरहाल कुछ दिलचस्प बात भी हो जाए, गाड़ी पुरानी हो तो इसे बेच दिया जाता है, और बिल्कुल ही बेकार हो जाए तो इसका क्या करें। आपको एक मशीन दिखाते हैं जो ऐसी गाड़ियों का ऐसा चूमर निकालती है कि वो पहचानी ही ना जाए। तो कितना आपको दुख होगा अगर आपने गाड़ी बड़ा अरसा इस्तेमाल की हो और उसके बाद उसका ये असर हो। ये देखें आप, यानी कीमे का भी कीमा हो गया। ओह, मुझे याद आ रहा है मैं कबाड़ी मार्केट जब गया था तो वहां पर भी कुछ ऐसा था, लेकिन इस तरह का चूमर नहीं होता था, हर चीज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था। उफ तौबा, ये देखें बाकायदा इस तरह कीमे वाली मशीन होती है। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम फैज साहब को याद कर रहे हैं और बड़े बड़े गुलकारों ने उनका कलाम गाया है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। चौधरी निसार की लंदन में बानी एमक्यूएम के मामलात पर बरतानवी हुकाम से मुलाकातें। विफाकी हुकूमत केसेस आगे बढ़ाने में संजीदगी दिखा रही है, लेकिन बरतानवी हुकाम ने हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल अफगान हुकूमत के कंट्रोल में नजर नहीं आती। ऐसा माहौल सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन है। और क्या था कि पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेलते जब बॉल सीम हो रहा हो, तो शायद वो बात सच साबित हुई है। खैर, न्यूजीलैंड के दौरे पर पाकिस्तानी टीम है और बरतानिया के दौरे पर हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार के दौरा बरतानिया के दौरान बानी एमक्यूएम के मामलात अहम मौजू हैं। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे, वजीर खारजा बोरिस जॉनसन, साबिक वजीर आजम डेविड कैमरून और अपनी बरतानवी हममनसब समेत अहम मुकाम से मुलाकातों के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि लंदन में बैठकर कराची में तशद्दुद पर उकसाने के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इसके लिए अब और किस चीज की जरूरत है। जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है वो तो हमने कवायद और शवायद के साथ इन ब्लैक एंड वाइट, एक शख्स यहां से तकरीर करता है, वो अपने लोगों को कहता है कि मीडिया हाउसेस को अटैक करो, उन पे हमलावर हो, गवर्नमेंट हाउसेस पे हमलावर हो, वो लोग उठते हैं, हमलावर होते हैं, 2 लोग मारे जाते हैं, 19 जख्मी होते हैं। अगर ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस इन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इन कोल्ड ब्लडेड लैंग्वेज नहीं है, तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस और किस बला का नाम है। होम सेक्रेटरी रड ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि बावजूद इसके कि सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वो इस मसले को सीरियसली ले रही हैं और इस पे अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करेंगे। बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें चौधरी निसार साहब की, चाहे वो बरतानवी वज़ीर दाखिला हो उनके साथ, दीगर लोगों के साथ, उसमें बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है कि बिल्कुल मुतमईन नहीं है। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को भी जिस तरह हैंडल किया गया, पाकिस्तान को इस पर भी तशवीश है। हमें बहुत तशवीश है कि जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग केस हैंडल हुआ है। मैंने यहां तमाम लेवल्स पे कहा, मैंने तो आज फॉरेन सेक्रेटरी से भी कहा कि सवालात उठ रहे हैं अबाउट योर जुडिशियल सिस्टम। तो मुझे तो अब लगता है कि केस वहां ही चलेगा। यह नहीं हो सकता कि एक जो मारने वाला है उसको तो यहां सजा हो जाए और जिन्होंने फैसिलिटेट किया है उनको ये एक्सट्राडाइट करने के लिए, मैंने ये भी कहा कि एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मगर मैं ये बड़ा ओपनली देखने के लिए तैयार हूं
इस हवाले से आपकी रिक्वेस्ट को, मगर वो नहीं आई। इमरान फारूक कत्ल केस पर वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बरतानवी हुकाम इस मसले को हल करने में ज्यादा संजीदा नहीं है। बरतानिया के अदालती निज़ाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बरतानवी हुकाम मुल्ज़मान को लेने पर तैयार नहीं थे। हमने तमाम शवाहिद दिए लेकिन तफ्तीशकारों ने इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये इरिटेंट से कहीं रोड ब्लॉक न बन जाए हमारे तल्लुकात में, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें बहुत तशवीश है कि जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग केस हैंडल हुआ है। चौधरी निसार साहब ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का मुआहदा नहीं है, फिर भी वो इमरान फारूक केस में ऐसा करने पर तैयार थे। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि स्कॉटलैंड यार्ड को मामला हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इनके दौरे पर ही हम बात करते हैं मजीद तफसील से। लंदन से मुर्तजा अली शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। मुर्तजा, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की बरतानिया में क्या मसरूफियात रही हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान ने बरतानवी हुकाम से 3 दिन के दौरान मुलाकातें की हैं। प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे से उनकी मुलाकात हुई, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून से भी वो मिले, फॉरेन सेक्रेटरी बोरिस जॉनसन, होम सेक्रेटरी एम्बर रड और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सर मार्क लायल ग्रांट के साथ उनकी मीटिंग हुई। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट से उनके लोगों से चौधरी निसार की मुलाकातें हुई। पूरा एक भरपूर उनका जो स्केड्यूल था जो अब तक उन्होंने यहाँ पे जिसमें ये मसरूफियात में। और मुर्तजा, अभी जिस तरह हम दिखा रहे थे कि वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नफरत अंगेज तकरीरों पर भी बात हुई है, बानी एमक्यूएम ने जो की थी, तो इस पर रद्द-ए-अमल क्या है जिस पर वो खुश नहीं है? जी, चौधरी निसार अली खान से जब मैंने कहा कि क्या उनके बरतानवी हुकाम से कुछ बात हुई जो अल्ताफ हुसैन की इंसाइटमेंट ऑफ हेट स्पीचेस वाला मामला, इस पर चौधरी निसार का ये कहना था कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल टर्म्स में जो मुख्तलिफ लेवल पे और ख़ास तौर पर जो होम सेक्रेटरी एम्बर रड से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन की हेट स्पीचेस का मामला उठाया। और बोरिस जॉनसन जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनसे भी बात की और चौधरी निसार बहुत वोकल थे इस बारे में। उनका ये कहना था कि उन्होंने बरतानवी हुकाम को बताया कि अल्ताफ हुसैन की हेट स्पीचेस ब्लैक एंड वाइट में है, कोल्ड ब्लडेड इंसाइटमेंट थी, जिसके बाद आपने बताया कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से आपकी खुद बात हुई है, तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में बात की कि वो खत्म नहीं कर दिया गया है, इस पर उन्होंने क्या कहा? तो ये कहना था कि पाकिस्तान ने तावन किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन जो फैसला हुआ चौधरी निसार ने ये कहा कि ये क्लियरली लगता है कि ये एक सियासी फैसला था, सियासी बुनियादों पर फैसला लिया गया, जिसमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जो बरतानवी हुकाम है उन्होंने जिस तरह से इतनी बड़ी अमाउंट्स पकड़े जाने के बाद और इतना ज़्यादा शवाहिद इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, जो सजेस्ट ये करता है कि यहाँ जो कुछ और ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने बरतानवी हुकाम को मजबूर किया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस को ड्रॉप करें। और इस पर भी चौधरी निसार का ये कहना था कि इस केस को ड्रॉप करने की वजह से जो बरतानिया का जो अपना एक जो ट्रांसपेरेंसी का दावा है और जो एक रोबस्ट होने का दावा है और ट्रांसपेरेंट और क्लियर होने का दावा, उसके हवाले से उनका कहना था कि क्लियरली सवालात पूछे जा रहे हैं जो बरतानिया को इस बात का फैसला करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और इतने बड़े केस को किस तरह खामोशी से ड्रॉप कर दिया गया। अली शाह, बहुत शुक्रिया। अब लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं वज़ीर दाखिला, जो कुछ बरताने में जिस तरह से केसेस को चलाया जा रहा है। बाल देखते हैं इन केसेस का क्या होता है, कुछ तो अभी तक चल रहे हैं। बड़ी सी बॉल उठाकर बॉलिंग कराना और पिन्स गिराना एक आम तफरीक के तौर पर लिया जाता है, लेकिन एक नन्हा सा बच्चा इसे ज़्यादा ही सीरियस ले गया। वो किस तरह देखें देखें, लेकिन वो देखें उसने फिर भी क्या कर दिखाया है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें आप, और उसके बाद देखें उसके हाथ से वो छूट गया था, जिस तरह वो चाह रहा था उस तरह नहीं गया, ठीक है बॉल। और उसके बाद वो इतना मायूस हुआ, वहीं लेट गया। और बच्चों की जिस तरह आदत होती है वो देखें कि कितना बुरा मैं खेला हूँ, उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि काफी ये वजनी होता है। लेकिन जब जाके सारी पिन्स गिरी है ना, और देखें, अच्छा ये देखें ऐसे भी होता है, ठीक है। वाह जी वाह। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि बॉलर हमारे जो है ना वो इसी कोशिश में है कि बस ऐसे कोई विकेट मिलेगी, उसके बाद वो भी इस तरह खुश होंगे, क्योंकि आगे अभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ है, उनसे बात कर लें। सिकंदर, अब क्या करें?
सिकंदर वक्त से हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बिल्कुल बारिश की नजर हो गया टेस्ट में और टॉस भी नहीं हो सका, लेकिन अब लग रहा है कि 4 दिन से भी काफी होंगे, बल्कि शायद 3 दिन में मैच खत्म हो सकता है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आज इस पर हम बात भी कर रहे थे और जब ये रिपोर्ट देखी हमने तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही परेशानी हुई। लाड़काना कैडेट कॉलेज का होनहार तालिब इल्म जो है असातिज़ा के मुबैना तशद्दुद से हवास खो बैठा है। 14 साल मोहम्मद अहमद का गला इतना वहशियाना अंदाज में दबाया गया कि बाज नाजुक हड्डियां ही टूट गई और अब वो बोलने की सलाहियत भी उसकी खत्म हो गई है, दिमाग ठीक तौर पर काम नहीं कर रहा। इलाज सिर्फ अमेरिका में मुमकिन है, मगर वालिदैन के पास इतने पैसे भी नहीं है कि लख्ते जिगर को हमेशा की माजूरी से बचा सकें। खाबर खान की रिपोर्ट देखें। जरा इन तस्वीरों को देखिए। 14 साल का मोहम्मद अहमद, इसका तंदुरुस्त और तवाना जिस्म, जिंदगी से भरपूर चेहरा और ज़हीन आंखें बता रही हैं कि इस जीते जागते इम्कान के अंदर मुस्तकबिल का चमकदार सितारा बनने की यकीनी अहलियत मौजूद है। और अब जरा दिल थाम कर ये वीडियो भी देखिए। मर जाता है तो उसको भी दुख होता है, इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इसका हाथ काट देते, पाँव तोड़ देते तो भी मैं नहीं कहता। ये भी मोहम्मद अहमद ही है, लेकिन यकसर मुख्तलिफ। यूं लग रहा है जैसे पैदाइशी तौर पर कोई मासूर बच्चा हो, हवास गायब, बोल नहीं सकता, चबा नहीं सकता, चल नहीं सकता, हत्ता कि इसे ये तक पता नहीं चलता कि माए शक्ल में दी गई ग़िज़ा कब और कहां खारिज हो गई। मोहम्मद अहमद के वालिदैन का इल्जाम है कि सुनहरे ख्वाब को डरावनी ताबीर में बदलने के जिम्मेदार लाड़काना के बास असातिज़ा हैं। साहब जो इनके हाउस मास्टर हैं उनकी कॉल है, सर आपके बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, आपका बच्चा ओल फोल बक रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम किधर लेके आए। मैंने कहा सर आप अपनी कार्रवाई पूरी करके गेट पे लेके आ जाएं, मैं गाड़ी पे उधर पहुंच जाता हूं गेट पे। जब मैंने बच्चे को देखा सर तो उसकी जुबान निकली हुई, आंखें जो है आगे निकली हुई और हाथ और पांव मुड़े हुए, सुबह वाली एकेडमी वाली ड्रेस में था। मैंने बच्चे को देखा तो वो होश में ही नहीं था। मोहम्मद अहमद का बाप गुज़िश्ता 4 माह से कराची के निजी अस्पतालों में चकराता फिर रहा है। खतीर जमा पूंजी खर्च होने के बाद माहिरीन ने इसे बताया कि बच्चे का इलाज कराना है तो अमेरिका ले जाओ, लेकिन एक जूनियर टीचर इतना पैसा कहां से लाए? खुदा के वास्ते इन्वेस्टिगेशन करो कि जिसने इसके साथ जुल्म किया है, मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर रही है, दूसरे तो इससे महफूज रहे ना। सर अगर उनको आप फाही दे दोगे ना तो भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मेरा कलेजा तब ठंडा होगा जब ये बच्चा ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर करेंगे, इसका इलाज तो नहीं होगा। अमेरिका में डॉक्टर माइक रिटर है, वो करवाएंगे। मैं गरीब टीचर, मैं किधर उधर पहुंचू सर? मेरी ये दरखास्त है कि इसका इलाज करवा। तो क्या मुस्तकबिल का ये सितारा टूट कर बिखर जाएगा? इस सवाल का जवाब भी हुक्मरानों के पास है और एक दुखी बाप के इस मुतालबे का भी कि मोहम्मद अहमद पर वहशियाना तशद्दुद की शफ़ाफ तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खाबर खान, जियो न्यूज़, कराची। अगर जालिमों को सजा नहीं होगी तो दीगर बच्चों को कैसे महफूज रखा जा सकेगा? बहुत दुखी। अल्लाह ताला सबको औलाद के गम से बचाए। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं।
न्यूजीलैंड का स्कोर 103 हो गया है और अभी तक सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट हैं। और एक और खास बात आज के शो की है कि हम प्रोग्राम में फ़ोन भी मिलाएंगे हुमा को और उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे, तो लिहाजा प्रोग्राम देखते रहिएगा। हुमा आप सबको खुद बताएंगी कि इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है। अभी हम बात करने लगे अफगानिस्तान के हालात की, क्योंकि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में भी अमन आए। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं, मामला बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। अफगानिस्तान में बुध के रोज अमरीकी फौजी अड्डे बगराम बेस पर तालिबान के हमले में 4 अमरीकी फौजी हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए। तालिबान के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि इस कार्रवाई में अमरीकी फौज के 67 एहलकार या हलाक हुए हैं या जख्मी हुए हैं। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का सबसे बड़ा एयरबेस है, जिसे अक्सर बेशतर तालिबान अस्करी पसंदों की जानिब से निशाना बनाया जाता रहता है। इसी तरह अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले तेज करते तालिबान गुज़िश्ता जुमेरात को मजार शरीफ में तालिबान ने जर्मन कौंसल खाने पर हमला करके 6 अफराद को हलाक और 128 को जख्मी कर दिया था। अफगान सदर अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह को इन अफराद की फहरिस्त में शामिल करे जिन पर पाबंदी आयद है। दूसरी जानिब तालिबान अमन मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए अपने सीनियर रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त से खारिज करने का मुतालबा करते हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह का नाम पाबंदियों वाली फहरिस्त में शामिल किए जाने से मजीद खून खराबा होगा। मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद तालिबान की क़यादत मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ में आने से तालिबान के हमले बढ़े हैं। अमरीकी फौज के एक अंदाजे के मुताबिक 407 अफगान अजला में से 258 में हुकूमत की अमलदारी है, जबकि 33 पर तालिबान का तसल्लुत है और 116 अजला ऐसे हैं जहां ये दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार रहीमुल्लाह से। रहीमुल्लाह साहब, तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में हमलों की वजह क्या है? क्या मुज़ाकरात की आड़ में मुनज़्ज़म हो रहे हैं? तालिबान दिखाना चाह रहे हैं कि उनके बगैर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, वहाँ पे अमन कायम नहीं होगा। और ये जो बात है मुज़ाकरात की, मेरे ख्याल में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जंग हो रही है। आमने सामने तालिबान की जो तंजीम है, जो उनकी शुरा है, जो उनके अमीर हैं, उनके दरमियान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। एक बार पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए थे मरी में पिछले साल जुलाई में, उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इनफरादी तौर पर इक्का दुक्का तालिबान कमांडर या रहनुमा वो जाकर अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन वो तालिबान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जो हालिया दिनों में कतर में 2 मुलाकातें हुई, अफ़गानिस्तान के खुफिया इदारे NDS के सरबरा मासूम स्तानकज़ई और मुल्ला उमर के छोटे भाई मुल्ला अब्दुल मनान, तो वो इनकी एक इनफरादी फ़ेल था। मुल्ला अब्दुल मनान के बारे में तालिबान ज़राए कहते हैं कि वो तालिबान की तहरीक की नुमाइंदगी नहीं करते, और जो उन्होंने मुलाकातें हैं वो। लेकिन रहीमुल्लाह साहब, अब अफगान सदर कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो कार्रवाई करे तालिबान के अमीर के खिलाफ, तो इससे तो मुज़ाकरात और मुश्किल नहीं हो जाएंगे? देखिए, चूँकि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अफ़गान हुकूमत को कोई उम्मीद नहीं है कि तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पे आएंगे, और पाकिस्तान से भी उनको शिकायत है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात नहीं करवाए। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अफ़गान हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो चाहेंगे कि जो पहले साबका अमीर थे तालिबान के, मुल्ला उमर थे, मुल्ला मंसूर थे, उनका नाम भी UN की सिक्योरिटी कौंसिल की ब्लैक लिस्ट में शामिल था। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं और अफ़गान हुकूमत की बात मानी जाएगी कि मुल्ला हैबतुल्लाह का नाम भी इसी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। और एक पैगाम भी अफ़गान हुकूमत दे रही है कि जो हमसे जंग करेगा तो उसका नाम हम UN की सिक्योरिटी कौंसिल की ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लग जाएंगी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमसे बात करेगा। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब आपका। और चूँकि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है और इससे पहले तो बहुत ही बुरे हालात थे, अब कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब भी बड़ी कार्रवाई होती हैं तो पूरे मुल्क को नुकसान होता है इससे, और इससे आर्ट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अदब को भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में अदब, आर्ट फले फूले। थिएटर को परफॉर्मिंग आर्ट्स की मुश्किल तरीन असनाफ में से एक समझा जाता है। यहाँ अदाकारी करना, स्क्रिप्ट तैयार करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इसका एक से एक माहिर मौजूद है। उर्दू अदब की तारीख में भी कमाल ड्रामा निगार देखे जा सकते हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ाने और नई नस्ल को इससे आशना कराने के लिए कराची में थिएटर फेस्टिवल कामयाबी से जारी है। इस फेस्टिवल में इंतजार हुसैन, कमाल अहमद रिजवी और इस्मत चुगताई के लिखे ड्रामों पर मुल्क के माया नाज फनकार अपना हुनर दिखा रहे हैं।
ये बहुत ज़बरदस्त है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कराची वालों के लिए कि जाएं और इस थिएटर को देखें और इसे अप्रिशिएट करें। कुछ दिन पहले हमने आपको पुतली तमाशा भी दिखाया था, वो भी एक थिएटर की किस्म है और थेस्पियन ये काम कर रहे हैं, थेस्पियन थिएटर वाले। बहरहाल आर्ट के लिए अगर बात की जाए तो लाहौर में एक बड़ी शख्सियत है जो आर्ट और कल्चर के लिए बहुत नामी गिरामी शख्सियत है। चंद दिन पहले यौम इकबाल पर हम अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से मुलाकात के लिए गए उनके घर। चूंकि 9 नवंबर को आपको याद है कि अमेरिकी इलेक्शंस थे और खुसूसी नशरियात थी जियो न्यूज़ पर, तो शो नहीं हुआ था, वरना हम आपको उस वक्त भी बहुत सी जबरदस्त चीजें हमने दिखानी थी। बहरहाल हमने सोचा कि आपको उनका घर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का जो लाहौर की मशहूर बारूद खाना हवेली है उसकी भी सैर करवाएं। तो आपको दिखाते हैं कि मियां साहब ने अपनी हवेली के बारे में क्या कुछ बताया। मैं आज मौजूद हूँ मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के साथ और इस हवेली की एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख है, लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसकी इतनी अहमियत है कि क्या मैं आपको बताऊँ, बातों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सिलसिला सारा शुरू कहाँ से हुआ? इस हवेली की हिस्ट्री ये है कि ये कोई तकरीबन कोई 350 साल पुरानी हवेली है ओरिजिनली, लेकिन ये प्रोमिनेंस में आई रंजीत सिंह के ज़माने में, जब रंजीत जो लाहौर का जो कमांडर था, जिसके ज़िम्मे लाहौर का जो एक तो किले की डिफेंस थी और एक लाहौर शहर की डिफेंस थी। लाहौर शहर का ये कमांडर था, आप कह सकते हैं कोर कमांडर लाहौर का, और ये एक मिलिट्री रेजिडेंस उन्होंने इसको बनाया। ये बताएं कि क्या ये जो जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं इसी वजह से ये जो पूरी तारीख है उसकी वजह से आप यहाँ हैं, क्योंकि जिस तरह आप अपने दादा की बात सुना रही हैं, कुर्बानी तो आज तक बहुत देनी पड़ती होगी इस सब को चलाने के लिए, और आप अकेले चल रहे हैं, कोई हुकूमती सरपरस्ती तो है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे पता है कि कायदे आजम के कोई वाली वारिस तो नहीं है ना यहाँ, जो उनके बेटे होंगे या उनके बेटों के बेटे आगे होंगे जो उनका दिन मनाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे, ये तो नहीं होना यहाँ, ठीक है। यहाँ और बड़े बड़े लीडर बाद में पैदा हुए और बड़े जिन्होंने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान को, शायद पाकिस्तान को बर्बाद जाते हैं, और उनको कहना चाहता है मैं नॉट, बात ये है अगर और उस नजर उसको को पता ही नहीं पाकिस्तान, वो तो हमें साल आजम की मिल गए हम 19 तकरीर की थी, उसका मकसद है कि पान बनाने की पूरा बड़ी सिंपल। अगर हम पहले अंग्रेजों की के गुलाम नहीं, कौन कौन से यहाँ यंग लोग आप सब के जितने पॉलिटिशियन दोस्त हैं, सबका एक इस घर के हमेशा उनके लिए कहा है कि नुसरत फतेह नो, अब तो खैर मेरे और उसकी है हम करते तब तो वहाँ भी हम प्रैक्टिस करते हैं। सब बहुत लगा और को बताने की पूरी कोशिश। एक 1940 पाकिस्तान मंजूर जबरदस्त कालीन है और आवाज में उनका ब्रेक के बाद और आज के दिन का खेल खत्म हो गया है। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ और 104 पर 3 ही खिलाड़ी आउट हैं और न्यूजीलैंड अब कल दोबारा खेल का आगाज करेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उनको आउट करें। आप देखें
सुबह बहुत अहम होगी कल की, और रात की चूंकि मैच शुरू हो जाएगा। एक और अहम खबर हमारे पास है कि 2018 के इंतखाबात पर उंगलियां ना उठें, साफ व शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं। 2018 के इंतखाबात बेज़ाब्तगियों और धांधली से पाक हों, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माजी के वाकयात से सबक लेते हुए कई एक अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी फिदा मोहम्मद कहते हैं कि पोलिंग से पहले यानी प्री पोल एक्टिविटीज, पोलिंग के दिन और पोलिंग के बाद के मराहिल के दौरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर नजर रखने के लिए एक गैर जानिबदार मॉनिटरिंग विंग तश्कील दिया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को इजाफी अमले और बजट की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन नए पोलिंग स्टेशनों के लिए सर्वे और रिवायती पोलिंग स्टेशनों की तौसीक का काम शुरू कर चुका है। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में इसी माह एक मॉडल वेयर हाउसेज बनाएगा, जिसके बाद पूरे मुल्क में ऐसे 30 वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे जहां इलेक्शन मटेरियल रिकॉर्ड महफूज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन 400 अफसरान को 5 हफ्ते पर मुश्तमिल ट्रेनिंग कोर्स करवा रहा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया गया है, जिसमें इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवारों को किसी शेड्यूल्ड बैंक में नया मखसूस अकाउंट खोलने का पाबंद बनाया गया है। तमाम अतियात और इमदाद जो भी मिलेगी वो इसी अकाउंट में जमा होगी, इंतखाबी अखराजात इसी अकाउंट से ही किए जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की मुजवजा हद से ज्यादा अखराजात करेगा तो इसके खिलाफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 की दफा 49 के तहत कार्रवाई होगी। ना सिर्फ इसका इलेक्शन का लदम करार दिया जा सकता है, बल्कि इसे 3 साल कैद की सख्त सजा भी दी जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक में यह अहम शिक शामिल की है, जिसके तहत सियासी जमातों और इंतखाबी उम्मीदवारों के निजी मीडिया चैनल्स पर इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिर्फ सियासी और इंतखाबी अमल की तक़वियत और फरोग के लिए सरकारी मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में रिवायत रही है कि हारने वाली जमातें जीतने वाली पार्टियों पर न सिर्फ धांधली के इल्जामात लगाती रही हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। हम उन 4 हलकों की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं फौरी तौर पे। सबसे पहली डिमांड नए पाकिस्तान के लिए हमें एक नई इलेक्शन कमीशन चाहिए। फखरुद्दीन इब्राहिम तो रिजाइन कर गए, हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें, क्योंकि आपके ऊपर कौम का कोई इत्मीनान नहीं है। नबील कबूल ने खुद एतराफ किया, 2 साल बाद उनकी जमीर जाग उठी और अब खुद एतराफ कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। कायम अली शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप 365 दिनों में किसी दिन जागते हैं तो मुझे उस दिन बताएं ताकि मैं आपसे बात करूं कि क्या हो रहा है कराची में। को शुबा नहीं कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है सिलेक्शन में। ये पिछले इलेक्शन जी 2013 का इलेक्शन जो था वो किसी तौर पर भी सही इलेक्शन नहीं था। जहां अपना हल्का सर है वहां 1200 वोटर के ऊपर यूनियन कमेटी बना दी है और दोनों यूनियन कमेटी के चेयरमैन का वोट एक होगा मेयर के इंतखाब के लिए। ये है धांधली, वसाइल यकसा होंगे, ये धांधली। अब देखते हैं कितने मौसर साबित होते हैं इलेक्शन कमीशन के इक़दाम, ताकि आइंदा धांधली के इल्जामात न लगें, सब लोग इलेक्शन रिजल्ट्स को माने। तो मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब से हम बात करें। आबदी साहब, आज का सवाल, पाकिस्तान में तलबा को डिग्रियां तो मिल जाती हैं, नौकरियां आसानी से नहीं मिलती, क्या वजह है? हम एक ऐसी इस वक्त वर्ल्ड में रह रहे हैं जो ग्लोबलाइज चेंज हो रही है, तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री चेंज हो रही है, वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, असेंबली प्लांट्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह बिजनेस और ट्रेड कंडक्ट किया जाता है वो चेंज हो रहा है। लेकिन क्या उसके मुताबिक हमने अपने कैरिकुलम्स को, डिग्री की कंपोजिशन को भी चेंज किया है? हमने ऐसा नहीं किया। हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम इंडस्ट्री से, जितनी हमारी एकेडमियाँ है वो इंडस्ट्री से इंगेज करे, ना सिर्फ पाकिस्तानी से, बल्कि ये देखे कि यानी इंटरनेशनली और बैन अल-अक़वामी सतह। अच्छा, आजकल भी एमबीए को कामयाबी का राज समझा जाता है, क्या वाकई ऐसा है? कभी भी ये ना समझें कि हर आदमी जो एमबीए करता है उसको बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी या उसकी कामयाबी का राज है। एमबीए इज़ अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इट्स अ कन्वर्जन कोर्स। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एक ख़ास किस्म की क्वालिफिकेशन करने के बाद कुछ अरसा
इंडस्ट्री या ट्रेड में काम करने के बाद ये महसूस करते हैं कि उनको मज़ीद तरक्की के लिए मैनेजमेंट स्किल्स की और एकेडमिक पार्ट ऑफ द जो है मैनेजमेंट स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है और उसको बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया अजहर हुसैन आबदी साहब। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कैरियर काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, कोई बड़ा शायर बन ही नहीं सकता फैज साहब को पढ़े बगैर। फैज साहब ऐसे शायर हैं जिनका कलाम गाना बड़े बड़े गुलकार अपने लिए बाइस इज्जत समझते थे। मैडम नूर जहां, उस्ताद मेहदी हसन, इकबाल बानो, मलका पुखराज, नय्यरा नूर, टीना सानी, गुलाम अली, सब ने फैज के कलाम को खूब गाया। चले गया गुलशन तक चले गुलों में रंग भरे बादलों जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, दश्ते तन्हा लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। क्या बात है जी फैज साहब की और इन सब गुलकारों की। हुमा अमीर शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हम उनको कैसे मिस कर सकते हैं कि आज के शो में वो ना हो, तो हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। हुमा, आपका की तबीयत अब कैसी है? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था ना फैज का कलाम के चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो चले भी आओ कि जियो पाकिस्तान और बेहतर चले। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई मस्ट कन्फेस, आई विश आई वाज देयर। और ये लिटरली पहली बार हुआ है कि मैंने कोई अपना शो मिस किया हो, लेकिन बहुत बीमार। बुखार अब बेहतर है या नहीं? बुखार अभी है, गला पका हुआ है बिल्कुल। और कल मैं डॉक्टर पे गई थी, उसने कहा ये वायरल है। और आधी कौम वहाँ पहुंची हुई थी, सारों को यही हुआ है। ओह, तो क्या एहतियात कर रही हैं आप ताकि जिनको नहीं हुआ या हल्का फुल्का है वो शुरू कर दें एहतियात करने? वो दुआ करें बहुत सारी, और बहुत आपको हाइड्रेटेड रखें, लिक्विड्स पिएं और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, बिकॉज मौसम चेंज हो गया है बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया हुमा, आपने तबीयत खराब होने के बावजूद हमें वक्त दिया है। और देखें जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वरना मैं आपको तंग भी नहीं कर सकता। बीमार आदमी को आप किस तरह तंग कर सकते हैं? तो आपके लिए हम पाकिस्तान नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हुमा, आप ख्याल रखें। और हम आपके लिए ना एक ट्रीट लेकर आए हैं ताकि आपकी मूड अच्छा हो जाए। आप मुझे पता है शो देख रही हैं, तो मैडम नूर जहां को हम कैसे भूल सकते हैं, और फैज का कलाम और मैडम नूर जहां गाएं तो कमाल ही हो जाएगा। और हुमा भी देख रही हैं और आप सब भी देखें और सुने। मुझसे